आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आडवाणी जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय अरुण कुमार जी, लोकार्पित पुस्तक के रचयिता आदरणीय तथागत राय जी, कार्यक्रम के आयोजक भाई प्रभात कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित स्नेही भाइयों और बहनों, किसी समारोह में मैं आडवाणी जी के बाद बोलूं, अदब इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन आज आयोजकों ने एक दुविधा पैदा कर दी और मुझे यहां अध्यक्षता की भूमिका में बैठा दिया और साथ ही ये भी कहा कि नियम ये कहता है कि अध्यक्षीय वक्तव्य अंत में होता है, इसलिए बहुत संकोच के साथ इस बेअदबी का निर्वहन कर रही हूं। आशा है आप सब मुझे क्षमा करेंगे। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श भी हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत भी, इसलिए उन पर लिखी गई कोई भी पुस्तक कभी आंख से ओझल नहीं होती। हम पूरी चाहे न पढ़ पाए, लेकिन उल्लेखनीय पृष्ठ उसके जरूर पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मुखर्जी शोध संस्थान ने 2 पुस्तकें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर निकाली हैं। एक है अवेक हिंदुस्तान और दूसरा है दज स्पेक श्यामा प्रसाद। उत्तम पुस्तकें हैं, बहुत उत्कृष्ट। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही प्रभात जी ये पुस्तक मेरे पास लेकर आए और कहा कि तथागत राय जी ने एक समस्त जीवनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लिखी है, अंग्रेजी में छपकर तैयार है, हिंदी का अनुवाद आने वाला है और हिंदी में हमने उसको शीर्षक दिया अप्रतिम नायक। वो अंग्रेजी की पुस्तक मेरे पास छोड़ गए और कहा कि बाद में हिंदी की भी दे जाएंगे। मित्रों, एक बात मैंने अनुभव की है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जितनी पुस्तकें हमने पढ़ी है, जितना उनके बारे में बड़ों से सुना है या जितना जाना है, जब भी कोई नई पुस्तक आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य जरूर उजागर कर देती है जो पहले मालूम नहीं होता। इतने वर्षों से हम उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, गुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और ऐसा इस पुस्तक के साथ भी हुआ। तथागत दा ने एक ऐसा तथ्य इसमें उजागर किया है जिसने मुझे प्रफुल्लित भी किया और पीड़ित भी। आप जानते हैं मैं इस समय विदिशा से सांसद हूं और सांची मेरे विदिशा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, उनमें एक विधानसभा सांची है। सांची विश्व भर में बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात है। ये वो स्थान है जहां से सम्राट अशोक ने भारतवर्ष से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में निकाला था और वो यहां से सबसे पहले श्रीलंका गए थे। उसके बाद एक महाबोधि सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथागत दा ने लिखा कि वो महाबोधि सोसाइटी से डॉक्टर मुखर्जी जुड़े ही नहीं थे, बल्कि महात्मा बुद्ध के श्रीलंकन शिष्य 2 शिष्य सारिपुत्ता और महामोदगलयान, उनके अवशेष सांची के बौद्ध स्तूप में स्थापित किए जाएं, ये जिम्मेदारी उन्होंने पंडित नेहरू से ली थी और तथागत दा ने लिखा है कि वो अवशेष उन्होंने वहां स्थापित किए थे। उन अवशेषों का प्रदर्शन वर्ष में केवल एक बार होता है सांची में, नवंबर के चौथे रविवार को। उस समय भारतवर्ष से और पूरे बौद्ध देशों से लाखों लाख लोग उनके दर्शन करने आते हैं। वहां की सांसद होने के नाते उन्होंने मुझे भी बुलाया और मैंने भी दर्शन किए। लेकिन ये तथ्य मुझे आज पता चला कि उन अवशेषों की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसलिए पीड़ा इस बात की हुई थी कि वहां कोई पट्टिका नहीं लगी है, वहां कहीं नहीं लिखा है कि इन अवशेषों की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। मैं दावे से कहती हूं कि अगर यही काम नेहरू घराने के किसी व्यक्ति ने किया होता तो चौड़ी चौड़ी पट्टिकाएं लगाकर वहां लिखा जाता कि ये अवशेष की स्थापना इस व्यक्ति ने की थी, ताकि जब
देश विदेश से लोग आते तो उसका श्रेय उन्हें मिलता। इस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं चाहूंगी, यहाँ भाई चंदन मित्रा बैठे हैं, वो भी मध्य प्रदेश से सांसद हैं, मां बोधि सोसाइटी से हम दोनों जुड़े हुए हैं। आज ये तथ्य सामने आने के बाद हम उनसे आग्रह करेंगे कि वहां ये पट्टिका लगाई जाए कि इन दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्यों के अवशेष स्थापना करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ अप्रतिम नायक कहा गया है। अप्रतिम का अर्थ होता है सेकंड टू नन, सर्वश्रेष्ठ। वो अप्रतिम छात्र भी थे, वो अप्रतिम शिक्षाविद भी थे और वो अप्रतिम राजनेता भी थे। अप्रतिम छात्र मैं इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री से पास की। बीए ऑनर्स इन इंग्लिश किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। बांग्ला भाषा में एमए किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। एलएलबी की, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और उसके बाद लिंकन इन से बैरिस्टर होकर आए, यानी सेकंड टू नन। द्वितीय आना उनके शब्दकोश में लिखा ही नहीं था, उनके चिंतन में लिखा ही नहीं था। अप्रतिम शिक्षाविद मैंने क्यों कहा? मात्र 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के कुलपति बने, चांसलर बने, और एक बार नहीं 2 बार बने। अपने आप में ये रिकॉर्ड है मित्रों। आज से पहले 33 वर्ष की उम्र में न कोई बना, न कोई आगे बनने की संभावना रख सकता है। 33 वर्ष की उम्र में वो कुलपति बने। और अप्रतिम राजनेता मैंने क्यों कहा? कि उनके असहमति के स्वर बहुत मुखर होते थे। इस पुस्तक में कई वर्णन हैं, ऐसे कितने ही प्रसंगों का उल्लेख है जिससे ये बात पुष्ट होती है। एक उल्लेख आता है कि बंगाल विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया और वो कांग्रेस के चुने हुए विधान परिषद के सदस्य थे, वो इससे असहमत थे। तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय रूप से पुनः चुनाव लड़ा और निर्दलीय रूप में चुनकर आए और उसमें शरीक हुए, बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया असहमति के कारण। दूसरा प्रसंग इसी में आता है कि जब पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के और तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लियाकत अली से नेहरू जी ने बात की और एक समझौते की पहल की। डॉक्टर मुखर्जी इससे सहमत नहीं थे। वो नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तीसरा प्रसंग इसमें आता है कि वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कई पदों पर रहे थे। उन्होंने एक समय हिंदू महासभा को सलाह दी कि आप राजनीतिक काम छोड़कर अब सामाजिक कार्यों में लग जाइए। पहले उन लोगों ने सलाह मानी, बाद में वो पलट गए, तो उन्होंने हिंदू महासभा के सभी पदों से इस्तीफा दिया। और चौथा प्रसंग इसमें आता है जो हम सबको मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू हुआ तो इसका विरोध करते हुए तो इस्तीफा क्या, जीवन का ही बलिदान दे दिया। यानी उनकी असहमति केवल रस्म निभाई के लिए नहीं होती थी, उनकी असहमति आंतरिक निष्ठा से प्रेरित होती थी और उसको वो तार्किक परिणति तक ले जाते थे। वो विधान परिषद के सदस्य बने रह सकते थे कांग्रेस के और अपनी असहमति दर्ज करा सकते थे या इस्तीफा देकर घर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा भी दिया और निर्दलीय चुनाव लड़कर विजय भी प्राप्त की। परमिट सिस्टम के खिलाफ बहुत रोका गया उन्हें, लेकिन उन्होंने केवल जम्मू कश्मीर के बाद श्रीनगर में प्रवेश ही नहीं किया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी बात पर डटे रहे। तो अप्रतिम नायक व्यक्ति ऐसे ही नहीं बनता, उसके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उसे सेकंड टू नन बनाती हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और ये पुस्तक एक ऐसा गागर में सागर है कि यदि आप डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी विचारधारा का अध्ययन करना चाहते हैं, उनको किसी कसौटी पर परखना चाहते हैं, तो ये अकेली पुस्तक काफी है।
मैं तो कह रही थी कि अप्रतिम नायक के पुस्तक रचयिता को भी अप्रतिम लेखक की उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि जितनी पुस्तकें हम अलग अलग पढ़ते हैं, आजकल स्वाध्याय का समय कम मिलता है, स्वाध्याय की आदत भी छूट गई है। तो अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि डॉक्टर मुखर्जी क्या थे, तो एक पुस्तक अपने साथ सफर में रख ले और पढ़ता जाए। प्रिंट भी बहुत सुंदर है, छापी भी बहुत खूबसूरत है प्रभात प्रकाशन वालों ने। तो एक नॉवल, एक उपन्यास की तरह आप पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि घटनाएं बिल्कुल उपन्यास की तरह हैं। और जैसा कह रहे थे अरुण जी कि केवल डॉक्टर मुखर्जी के बारे में नहीं, उस समय का पूरा राजनीतिक परिदृश्य, उस समय के लोगों की उस राजनीतिक परिदृश्य में भूमिका और उसमें डॉक्टर मुखर्जी का अपना दृष्टिकोण, ये एक साथ आपको इस पुस्तक में मिलता है। और जहां तक शीर्षक का सवाल है, शीर्षक अरुण जी ने चुना है, अप्रतिम नायक। मैं कहती हूं शायद ये शीर्षक उस पुस्तक के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था, क्योंकि अप्रतिम कौन होता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है रश्मि रथी, उनकी काव्य रचना है, बहुत सुंदर है। उसमें उसकी 6 पंक्तियां इस अप्रतिम नायक की बात कहती हैं। पहली 4 पंक्तियों में कवि प्रश्न पूछता है और दूसरी 2 पंक्तियों में स्वयं उत्तर देता है। उसके प्रश्न हैं, भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अनगिन यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ये 4 प्रश्न हैं और जवाब है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। डॉक्टर मुखर्जी वो थे जिन्होंने अपने 52 वर्ष की उम्र में कभी आराम नहीं किया, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए काम किया। ऐसे अप्रतिम नायक को मेरा शत शत अभिनंदन, मेरा शत